हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर भाई आर पार सीरीज स्टार्ट करने वाले यार। आर पार किस चीज़ की भाई? अपनी HSSC जो PYQ जितने भी आपके जेई या ड्राफ्टमैन या किसी भी एग्जाम्स में अपने सिविल से रिलेटेड आए हैं वो वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम जो ऑफिशियल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे उसको उठा के लेके आएंगे, जो अपने टेक्निकल के थे, सिविल के। ठीक है, उनको रिवीजन करेंगे, उनको देखेंगे उसमें किस तरीके से आता है और क्या एक्सप्लेनेशन है, और आपके ऑन स्क्रीन हम उनको सोल्व करते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी पता लगेगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो मेरी बात समझो, और जो चीज़ आपको यूं लगे कि भाई हाँ काम की, उसे नोट डाउन करते हुए चलना। हाल फिलहाल में अपना देखो पैटर्न चेंज हो चुका है। हमें पता है कि भाई 70% टेक्निकल और 30% नॉन टेक, ये आता ही है और इसी पैटर्न पे आता है पेपर। बट जब 2018-19 पहले के जो एग्जाम है वो जो हुए, वो टेक्निकल कई बार कम भी आया है, नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा आया है, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये वाला पेपर जो अब हम पहला सेट सोल्व करने वाले हैं अपनी सीरीज के अंदर भाई, HSSC PYQ सीरीज के अंदर हम पहला जो टेस्ट सोल्व करेंगे वो अपना होएगा HSSC 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था उसका टेक्निकल पेपर। ठीक है, जो टेक्निकल के क्वेश्चन है तो सारे फिल्टर कर लिए भाई। उसमें आपको, आप कहीं भी जाओगे, कोई सी बुक उठाओगे प्रीवियस ईयर की, उसके अंदर आपको ना वो उस टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी जो आपको भाई चाहिए। या अगर आपने सेंटर के किसी ऐसे CJE जैसे एग्जाम के लिए PYQ उठाई होगी तो आपको पता लगेगा भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन में, उनमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बट अपने हरियाणा के एग्जाम्स की जिन्होंने भी या जैसे भी आपको बुक देखने को मिलेगी PYQ की, उसमें इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। बट इस वीडियो से आपको सारी कमियां दूर हो जाएगी। आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि भाई आसपास के क्वेश्चन भी किस हिसाब से बन सकते हैं और किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहो, कॉपी किताब और दिमाग का ढक्कन खोल लो और आगे चलते हैं भाई। ये अपना 2018 का ऑफिशियल एग्जाम है, उसके MCQ नंबर 1 में फटाफट चलते हैं भाई। ठीक है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिख रहा है भाई क्लियर कुछ? तो आपसे सबसे पहला सवाल हो जाता है, एक सेकंड, आपके पास सबसे पहला सवाल है, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड बिफोर फेलियर इज। ठीक है भाई, तो मैंने अभी आपको रिसेंटली अपने कोर्स के अंदर, जो हमने कोर्स ऐप पे हैगा, उसमें RCC करवाई है, और जिसमें से आपको ये बहुत जिन्होंने करी है ढंग से समझ में आ गया होगा आंसर क्या है और क्या पूछ रखा है। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो बोल रखा है भाई, विफलता होने से पहले सुरक्षा और सेवा योग्यता आवश्यकताओं के लिए कार्य सीमा को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तरीके से मेथड है जो अपने मेन है। वैसे तो 4 मेथड है, वैसे तो 2 तरीके के जो अपने मेथड्स है अपने सिविल इंजीनियरिंग में, वो सबसे मेनली यूज करे जाते हैं। पहला हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा होगा लिमिट स्टेट। हाल फिलहाल कौन सा यूज कर रहे हैं हम? लेटेस्ट वो लिमिट स्टेट मेथड है हम जो यूज करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर भी 2 पार्ट थे हम जो अपने एनालिसिस के अंदर, डिजाइन के अंदर कंसीडर करते हैं। पहला, डिजाइन करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर की चीजों को, जैसे बिम कॉलम हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोलैप्स के लिए। दूसरा, उस चीज को हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी सर्विसिबिलिटी के लिए, मतलब कि भाई बनने के बाद वो किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर अगर कोलैप्स की तरफ जाता भी है तो वो क्या हरकत करता है, मतलब उसकी सर्विसिबिलिटी की लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो 2 चीजों में डील करता है, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। वो कौन सा मेथड था? अपना लिमिट स्टेट मेथड था। तो यहीं से आपको इसका आंसर मिल जाता है कि लिमिट स्टेट मेथड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड या कैरेक्टरिस्टिक लोड। सीधा सीधा तुमसे पूछने लग रहा है कि भाई सर्विसिबिलिटी भी किस में देखते हैं? वर्किंग स्ट्रेस में तो देखते ही नहीं। ठीक है भाई, वर्किंग स्ट्रेस के अंदर तो देखते ही नहीं, हम लिमिट स्टेट में देखते हैं। तो इसका लिमिट स्टेट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, ये मैं आपको PDF दे दूंगा। इसके अंदर लिखा हुआ कि लिमिट स्टेट डिजाइन कंसीडर द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। इसके अंदर हमने कुछ सेफ्टी के लिए लिमिट भी दी हुई है, जैसे कि हम 1.5 कंक्रीट के लिए और 1.15 स्टील के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और बट वहीं अगर हम देखेंगे, हमने इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सर्विसिबिलिटी को कंसीडर नहीं करा था वर्किंग स्ट्रेस में, इसीलिए उसके अंदर कुछ खामियां थी। तो हमने नया मेथड इजाद करा, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। ठीक है, तो लिमिट स्टेट डिजाइन में विफलता से पहले ढहने की विरुद्ध सुरक्षा और विस्तृत दरार आदि सेवा योजना की स्वीकार्य सीमाओं पर विचार किया जाता है। तो वो लिमिट स्टेट मेथड है जिसके अंदर भाई तुम्हारी दरार मतलब सर्विसिबिलिटी से रिलेटेड और सुरक्षा मतलब कि सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को देख के डिजाइन करा जाता है स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं भाई। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो भाई और इसका आंसर दो। कौन सा देगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, घनी एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी ऑफ स्टील। स्टील की पार्शियल सेफ्टी बताओ हम कितनी लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, हमारे पास 2 पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर होते हैं और 2 ही मेन चीज होती है। एक तो हो गया कंक्रीट,
ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, उसके अंदर दो ही मेन चीज है, एक तो कंक्रीट हो गया जो कंप्रेशन ले रहा है, ठीक है, जो कंप्रेसिव, ठीक है, और फोर्स लेता है, दूसरा स्टील, स्टील क्या लेता है, टेंसाइल फोर्स लेता है। तो दो तरीके के मटेरियल है जो मेनली हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में काम आते हैं। उन दोनों चीजों में हम एक सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो सामान, वो मटेरियल तुम्हारा कहां बना है। हम वहीं कंक्रीट के अंदर 1.5 लेते हैं, जो आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, पहला ऑप्शन जो आप ठोक के आओगे, ठीक है, 1.5 देखते हैं, जो गलत हो जाएगा। बट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यहां पे स्टील के लिए पूछा है, ठीक है। तो हमने देखा कंक्रीट के अंदर 1.5 होता है। मैंने इसका रीजन तुम्हें समझाया था कि इसलिए क्योंकि हम कंक्रीट का जो क्यूब टेस्ट करते हैं, वो क्यूब टेस्ट की पहले ही स्ट्रेंथ सिलेंडर से ज्यादा होती है, एक तो वो फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा, क्यूब बनता लैब के अंदर है, हम एटमोस्फेयर के अंदर बनाते हैं, जिसमें 27 डिग्री तापमान हम रूम टेम्परेचर मान के उसको बना देते हैं, ठीक है। बट ऑन द साइड 42 डिग्री तापमान हो रहा है, कभी कभी कुछ तापमान है, कभी ठंड पड़ रही है, तो वहां पे टेम्परेचर का इतना डिफरेंस होता है, इसीलिए हम साइट के लिए एक और थोड़ा सा और फैक्टर जोड़ देते हैं, तो वो दोनों को मिला के 1.5 फैक्टर बन जाता है अपना कंक्रीट के लिए। बट स्टील तो आपका तैयार हुआ आता है, आप कौन सा खदान खोद के ऑन द साइट स्टील निकाल के बना रहे हो, नहीं, आप उसको लैब के अंदर बना रहे हो, मतलब फैक्ट्री के अंदर बना रहे हो, तो इसलिए उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है कंक्रीट के मुकाबले, जो 1.15 होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 1.15। आगे चलो, ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये किस तरीके से है ये इसके अंदर समझाया हुआ है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स एम रेफर टू। बड़ा इजी, ये सारे क्वेश्चन आप क्या आए हुए हैं, नू मत सोचना मैंने कितने गाल दिए, ये सारे क्वेश्चन थारे पेपर के अंदर आए हुए हैं और इतने इजी आते हैं। अब तुम्हें यहां से पता लगेगा, जो हमने कोर्स के अंदर कराया, कई बार कहता है भाई आपने बहुत बढ़िया समझा दिया, बस इतना ही आएगा। अरे भाई इतना ही आएगा, अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो पेपर में कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, तुम्हें क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इजी आएंगे, बस आपको घना दिमाग नहीं लगाना। जो घना दिमाग लगा जाएगा वो सोचेगा ले भाई इसमें और कुछ पूछ रखा है, पर पूछेगा कौन सा, इजी और बेसिक। समझो क्वेश्चन वो कह रहा है, इन द डिजाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स एम रेफर टू द एम, जो जैसे M20 लिखा होता है भाई कहीं पे, ऐसे M20 क्या होता है पहले तो ये बता दो मेरे को, और 20 यूनिट क्या होती है, और M क्या होता है, ये पूछा हुआ है, ये वाला M पूछा हुआ है क्या होता है। हम ग्रेड बताते हैं भाई, M20 मिक्स है हमारा, M30 M25 है, M15 है, इस तरीके से मिक्स बताते हैं। अच्छा, M से मतलब मिक्स, मैंने बोल ही दिया भाई मिक्स होता है, बट 20 का क्या मतलब है, 20 उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपनी उस जो कंक्रीट का मिक्स बनाया है। इस 20 की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है, इसे याद रखना चीजों को। ये चीज यहां से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इसको एम रेफर टू द मिक्स। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारा हो जाएगा भाई, इसकी सॉल्यूशन पढ़ लेना। अगला हो जाएगा, अ फ्लूइड विच इज कंप्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो भाई इनकंप्रेसिबल होता है और जिसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती है। ये जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में पेपर में आया हुआ है, जेई के लिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स कराई हुई है। बताओ, ये तुम कर दोगे खुद, बिल्कुल ईजी है। मतलब ऐसा कौन सा फ्लूइड जिसमें इनकंप्रेसिबल ही नहीं होता और जो विस्कोसिटी भी नहीं होती। मैंने तुम्हें बताया था फ्लूइड पढ़ाते वक्त, दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कंप्रेसिबल ना, तो कुछ ना कुछ मतलब 0.1 mm या नैनो mm में कंप्रेस जरूर होगा, ठीक है, फ्लूइड भी। बट हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसे मान लेते हैं कि भाई इनकंप्रेसिबल है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये सब मान लेते हैं। तो मानते हैं, जो हम एज्यूम करते हैं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई आइडियल फ्लूइड, ठीक है, जिसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं हो, वो अपना आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। याद रखना इसकी क्या ट्रिक है, इनकंप्रेसिबल है, नो विस्कोसिटी है, मतलब जिसमें हम पेपर के अंदर आए ऐसा क्वेश्चन, इसमें 3-4 चीज और लिखी हो सकती है, तो जिसका आगे अन या नो लिखा मिले तो समझना वो एज्यूम करा हुआ चीज है। ऐसा आपको फ्लूइड में भी मिलेगा, सोयल में भी मिलेगा, कई जगह मिलेगा। ये हम एजप्शन करते हैं, वो आइडियल चीजों के लिए होती है। तो किसी का आगे आइडियल लगाओ, आइडियल प्लास्टिक नहीं होगा, पहला ऑप्शन याद रखना, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक अलग टाइप का फ्लूइड होता है, यहां पे आपका आएगा आइडियल फ्लूइड, ठीक है भाई। आइडियल फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनकंप्रेसिबल, इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस, ठीक है। रियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होती है, याद रखना। आगे चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज डैश mm ऑफ मरकरी। बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितने mm ऑफ मरकरी होता है। यहां पे इसने बहुत बढ़िया तरीके से पूछ रखा है। यहां से ना मरकरी की 2 प्रॉपर्टी हमें पता है
कि मरकरी एक तो अपना हेड जो बताता है वो अपने एमएम ऑफ मरकरी बताता है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो तरीके से पता लगता है, एक तो मरकरी से और एक वाटर के हेड से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो तरीके के डाटा है हमारे पास। जो सबसे पहला आपको देखोगे क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है और दोनों ही करेक्ट है, बट किस चीज के लिए? मरकरी के लिए। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मरकरी के लिए 760 mm ऑफ मरकरी होता है। अगर मैं यहां पे मरकरी काट के लिख देता वाटर, मतलब कि जल के हेड से, वाटर के हेड से कितना होता है, तो वो 10.33 होता है, जो आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, 10.33 ऑफ mm ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां से आपके दोनों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां मरकरी का पूछा हुआ है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, समुद्र तल से वायुमंडल दाब 760 mm और 10.3 mm मीटर जल हेड होता है। याद रखना, ये बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, और दोनों तरीके की वैल्यू तुम्हें मैंने बता दी। अगर वाटर में पूछा जाए तो 10.3 m वाटर के लिए आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डैश ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बताओ भाई, इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई द्रव की सतह से दाब के अंदर की दूरी द्रव की घनत्व के डैश अनुपातित है। बताओ, निर्भर, स्वतंत्र और वायुक्रम अनुपातिक। मतलब वायुक्रम मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ किस हिसाब से होती है? देखो, यहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। अगर मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला बताया हो तो तुम्हें याद आ रहा हो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? बताओ। प्रेशर हेड का पता है, एच होता है प्रेशर हेड, रो जी एच होता है। ठीक है, हमें पता है जो एच होता है वो क्या होता है? रो जी एच प्रेशर हेड। अगर हम देखते हैं तो जो मैंने तुम्हें बताया भी है, ये जेई के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ प्रेशर एच क्या होता है? रो जी एच होता है। अब इसमें तुम्हें पूछ रहा है कि डेंसिटी के बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के क्या होता है? वो बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने हमेशा समझाते हुए तुम्हें दो चीज समझाई है कि कोई भी अगर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में डायरेक्टली और इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनल तुम समझो क्या चीज होती है और क्या चीज कैसे काम करती है। मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा। हमें यहां पे पूछ रहे भाई सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब एच, तुम्हारा एच है तुम्हारा, वो मतलब प्रेशर है हमारा जो, वो होता है रो जी एच। ठीक है, हमारा प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। अब इसके अंदर सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया एच। अब ये पूछ रहा है तुमसे डेंसिटी के क्या बराबर होता है? डेंसिटी हो गई ये। अब डेंसिटी को इधर ले जाओ, एच को इधर रख लो, सारी चीजों को उधर ले जाओ, ये तुम्हारा जी और रो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जी और रो इधर आ जाएगा तो तुम यहां से ये देखो कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, और तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा जी और एच, जी और रो के। रो मतलब डेंसिटी। इससे हमें यह पता लगा कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा किसके? डेंसिटी के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? बता दो। ये भी नहीं बेरा पट्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो यहां ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो समझ में आया? देखो, कोई भी अगर फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई भी फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है रो जी एच होता है। ठीक है, तुम्हें इन चीजों को पता है, बिल्कुल ईजी है, तो बेसिक है प्रेशर वाले में। अब रो डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटी होती है, एच तुम्हारा हेड होता है। तो हमें यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि भाई जो ये हेड है उसका क्या रिश्ता है इस डेंसिटी के साथ। अब रिश्ता हमें फॉर्मूले से ही पता लगता है। कभी भी किसी के रिलेशन के बारे में पूछे, रिश्ते के बारे में पूछे, तो फॉर्मूले से पता लगाना कि भाई फॉर्मूला क्या बोलता है। उस चीज से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला ध्यान में आए उसे कागज पे लिख देना। अब लिखने के बाद इससे रिश्ता पूछ रहा है तो इन दोनों को अलग कर दो। अगर साथ में रह रहे हैं इसको अलग कर दो, एच को इधर रखो, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ये नीचे चले जाएंगे, रो और जी आ जाएगा। अब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि ये इसके साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कल को क्वेश्चन में पूछ लिया होता भाई ग्रेविटी बता दो, तो तुम ग्रेविटी बता देती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि भाई हेड के तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज। और अगर प्रेशर का पूछ लेता तो हेड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेड बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? देखो मैं बताता हूं, अगर हेड तुम्हारा प्रेशर के बराबर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये होगा अगर हेड इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब होता है, अगर मैंने ये चीज बोल ली है, अगर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेड, तो इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा या हेड इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। अगर डेंसिटी गाढ़ी है, अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो तुम्हारा हेड कम हो जाएगा। तो इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा होना, अगर कोई बढ़ रहा है तो घटेगा, घट रहा है तो बढ़ जाएगा।
और डायरेक्टली का मतलब होता है अगर वो भी बढ़ रहा है तो वो दूसरा ही बढ़ेगा। तो ये चीज समझना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आगे है भाई तुम्हारा अ लाइन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड। बताओ भाई, ये तुम्हारा फ्लो नेट से आ गया। अभी के जो सिलेबस के अंदर ये तुम्हारा टॉपिक है नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट फिर भी तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। यहां मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें समझा दूंगा। इसमें पूछ रहा है कि वेग विभव स्थिर रहने वाली रेखा को कहा जाता है। याद रखना, वेलोसिटी पोटेंशियल होती है और एक स्ट्रीमलाइन होती है। दो तरीके की चीज होती है आपके पास, ठीक है। एक होती है वेलोसिटी पोटेंशियल और एक होती है, क्या होती है भाई, स्ट्रीम लाइन। देखो वेलोसिटी स्ट्रीम होती है एक। अब देखो दो चीज होती है, एक होता है भाई डायग्राम फ्लो नेट। तुम्हें हल्का सा ब्रीफ देता हूं, हमारे कुछ काम का नहीं है अभी, जेई सिविल में ये वाला टॉपिक है भी नहीं सिलेबस में, बट फिर भी हम जैसे डैम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम इसके अंदर एक एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर पानी यहाँ इकट्ठा होएगा तो रिसेगा भी, मतलब सीपेज होएगी। कल को सीपेज जमीन में से भी हो सकती है, पानी इधर भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से जाएगा पानी तुम्हारा, भाई नीचे से भी तो निकल सकता है। ये थोड़ी तुम सीमेंट का बना रहे हो, ये तो मिट्टी है, ये आज रोक रही है, यहां से तुम पानी रोक दोगे, कुछ तो जाएगा उधर, ठीक है। तो इसी पानी की स्ट्रीम्स को हम ड्रॉ कर देते हैं कि भाई इस हिसाब से जाएगा, इसे ही हम फ्लो नेट करते हैं और इसका हेड डिसाइड कर लेते हैं इस तरीके से। यहां से हम हेड देखते हैं, जिसे हम पोटेंशियल हेड भी बोल देते हैं कई बार। और ये जो जाड़ा सा बन गया इसे ही हम फ्लो नेट बोलते हैं। सिंपल है, फ्लो नेट हो गया। हमें सीपेज एनालिसिस करनी है, हमें नु देखना है कि भाई पानी किस हिसाब से सीपेज होता है परली साइड। इधर अगर पानी भरा हुआ है तो किस हिसाब से कितने प्रेशर से हमारा पानी इधर की साइड आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लो नेट, जो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। एक लाइन हमें बताती है कि भाई स्ट्रीम लाइन, मतलब कि वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी की लाइन कौन कौन सी है। एक लाइन हमें बताती है प्रेशर हेड, सेम प्रेशर की लाइन कौन कौन सी है। तो जो प्रेशर वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल। जो आपकी पूछी है उसी लाइन को हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। याद रखना, या तो मेट्रिक याद करो, पोटेंशियल मतलब इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते हैं फ्लो नेट के अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल वाली लाइन। जब कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल को हम ज्वाइन कर देते हैं तो कौन सी लाइन बनती है, इक्वी पोटेंशियल लाइन। अगर यहां मैं स्ट्रीम लाइंस बोल दूं, जो सेम कांस्टेंट स्ट्रीम लाइन को जोड़ती है उसे बोलेंगे स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। जो एक ही वेलोसिटी की या एक ही स्ट्रीम की कांस्टेंट लाइंस को जोड़ दे तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रीम लाइंस। तो दो तरीके की लाइन बनाते हैं हम फ्लो नेट में, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि आपस में बाइसेक्ट करती है, किससे, 90 डिग्री से। ये 90 डिग्री होती है सारी। तुमने देखा होगा, मैंने बातों में डायग्राम बना दिया, पर ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर सारी लाइनें बाइसेक्ट जो हो रही है वो 90 डिग्री पे होती है, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल बाइसेक्शन। कभी कभार पूछ ले भाई फ्लो नेट के अंदर ऐसा ही होता है। तो यहां से हमें पता लग गया भाई फ्लो नेट के बारे में। आगे हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेना। इन विच टाइप ऑफ द सर्वेइंग द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। बड़ा इजी है, सर्वे तो मैंने कर रखा था, हमने रट रखा था। अरे मैं थप्पड़ मार दूं तुम जब भी आंसर बता दोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। मेरे से पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसे क्वेश्चन होगी, चिंता करनी नहीं है। तो ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके अंदर भाई तुम्हारा हम अर्थ का कर्वेचर भी ले लेते हैं, मतलब शेप ऑफ द अर्थ भी ले लेते हैं। मतलब हम देखते भाई अगर अर्थ कर्व है तो हम उसको कंसीडर करके अपना सर्वे करें कि हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस है। मतलब मैं तुमसे पूछूं ऐसा सर्वे हम कब करते हैं, जहां हमें रोड बनाने पड़ रही हूं, मतलब कि जहां लेंथ में लंबी चीजें हो, क्योंकि वहीं पे तो असर पड़ेगा कर्वेचर का, अर्थ का। ये बिल्डिंग बना रहे हो उसमें थोड़ी ले लोगे तुम कर्वेचर का इफेक्ट या अर्थ का इफेक्ट। तो हम कोई लंबी चीज या रोड या ट्रांसपोर्टेशन वाला कुछ सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, शेप ऑफ अर्थ। तो वो कौन सा सर्वे होता है, उसका नाम होता है, बताओ भाई, सोचो उसका क्या नाम होएगा तुम्हारा। उसका जियोडेटिक सर्वे नाम होगा, जिसे बड़े क्षेत्रों के लिए जियोडेटिक संभ्रमण, मतलब वही बोलते हैं, जियोडेटिक ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो जियोडेटिक सर्वे यूज होता है जब आपको कर्वेचर ऑफ द अर्थ अकाउंट में लेना हो, ठीक है। ये चीज याद रखना है। वो कैसे लेते हैं, मान लो यहाँ तुम थियोडोलाइट लगा लेते हो, ठीक है, यहाँ से बैक सेक्ट करते हो, बट तुम लंबे रेंज के करोगे तो तुम्हें स्टाफ के ऊपर यहाँ रीडिंग दिखेगी, बट एक्चुअल में अपनी अर्थ कर्व है तो तुम्हें यहाँ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम एरर वगैरह लगा के, फॉर्मूले लगा के, तुम्हें मैंने बताया हुआ है, वहां से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला भाई इंजीनियर्स चेन्स बता दो भाई। ये अब आ गई, देखो चेन वाला तुम्हें सारा डाटा याद करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन आ सकता है। 99% चांस है तुम्हारे इस पेपर में भी मिले चेन की लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन। इंजीनियर चेंज, गंटर चेंज, रिवेन्यू चेंज, इन सबके सारी की वैल्यू याद करके रखनी है। बताओ इंजीनियर चेन कितनी, 100 फीट,
रटवा रखा है तुम्हें मैंने ये कि 100 फीट की होती है इंजीनियर चेन्स। अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं मैट्रिक चेन बताओ। मैट्रिक चेन भी दो प्रकार की है, 20 मीटर पे और 30 मीटर पे। 20 मीटर पे कितने लिंक होंगे? 100 लिंक। 30 मीटर पे कितने लिंक होंगे? 150 लिंक। अब तुम मुझसे बता दो रिवेन्यू चेन और गंटर चेन, तुम्हारा सवाल है कितने मीटर की होती है, वो तुम्हें खुद ढूंढना है। ठीक है, कितने फुट की लंबी होती है ये तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। द वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डाया बार इज। देखो ये तो एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं तुम्हें पेपर में मिलेंगे, जो बड़े ही ऐसे होते हैं विचित्र से, तुम्हें पता भी होता है, मन को ऐसा पता होता है ये तो मैं काट लूंगा कुछ फॉर्मूला लगा के, ठीक है, सरकमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम कुछ लगा काट दूंगा, बट वो दिए इसलिए जाते हैं कि तुम अपनी बुद्धि घुमाओ और टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पेपर के बिल्कुल आखिरी में करना। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो तुमने तुम्हारी नॉलेज से तो रिलेटेड है बट तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बट तुम अपने दिमाग की खोपड़ी को घुमाओ तो काट भी सकते हो, पर उसमें तुम 15 मिनट लगा दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल बहकना मत, इनको छोड़ देना और आखिरी में करना, और आखिरी में बेशक तुक्का मार के भागी आना। ठीक है, तो इसमें नू पूछ रहा है भाई वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डायामीटर बार। ठीक है भाई, इसमें बता दो वेट कितना होता है 20 mm डायमीटर बार। अब इसमें कई बार क्या करेंगे, इसका डायमीटर दे रखा है, वॉल्यूम काटने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, और सोचेंगे मैं काट लूंगा। तो ऐसा मत करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया होता है कि वेट पर यूनिट, तुम्हारा जो इसमें पूछ रखा है वेट पर मीटर का d²/162। ये ऐसे टूचे क्वेश्चन होते हैं जो आप छोड़ने के लिए बने होते हैं, बट फिर भी ये चीज आपको जिसको पता है, काफी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल में, वहाँ ये ट्रिक दी होती है भाई, सर्कुलर बार है कोई, उसका वेट काटना तो ये फॉर्मूला होता है d²/162। ठीक है, इसके अंदर भाई तुम वैल्यू पुट करोगे d की, जो तुम्हें 20 mm दी हुई है, और इसको 20 को हम कर देंगे d² को, तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है, 162 करोगे, डिवाइड कर दो भाई, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है अपनी बुद्धि से, 2.47 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो 2.47 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। द डेंसिटी ऑफ द स्टील में बी टेकन एज। बताओ स्टील की डेंसिटी कितनी लेते हैं हम, बता दो मित्रों, स्टील की डेंसिटी कितनी लोगे, और पूछ किस में रखा है। देखो अब यहां पे तुम्हें क्या कंफ्यूजन कर रहा है, यूनिट पे, क्योंकि देखो तुम्हें पता है 785 नाम का कोई अक्षर होया करता जो हमें स्टील की डेंसिटी बताता है, पता है तो तुम्हें, बट तुम्हें ये नहीं पता कि भाई mm में, सेंटीमीटर में, क्विंटल में, किस चीज में। तो ये देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 78.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा क्विंटल पर CUM में, 7.85 क्विंटल पर स्क्वायर मीटर में, 78.5 क्विंटल पर। अब तुम्हें ऑप्शन भी ऐसे दे दिए दो सेम, ये दो सेम, ये दो सेम, तुम एलिमिनेशन करो तो करो किसको, या तुम अगर तुम एलिमिनेशन की टेक्निक लगाओ तो तुम्हारी फेल हो जाएगी। बताओ तो फिर इसके अंदर किस में करोगे। इसके अंदर तुमसे पूछ रखा है भाई 7.85 डेंसिटी ऑफ स्टील किस में लोगे, यहां सारा खेल यूनिट का है। तो तुम्हें मैं बता देता हूं, अपना जो स्टील होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, वैसे नॉर्मली जो हम केजी पर मीटर क्यूब में पढ़ते हैं वो 7850 होती है भाई, केजी पर मीटर क्यूब में। इसके ये तुम्हें ध्यान है, अगर ऐसा लिखा होता तुम ठोक देते, बट यहाँ पे क्विंटल में पूछ लिया, क्विंटल मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 100 से डिवाइड कर दो, या 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी इसके अंदर देखो, तुम ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन के अंदर होगा नहीं है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 78.5 क्विंटल पर CUM, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहां तुम्हें ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है घ, इसको तुम काटा मारना, ये वाला ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, ऑप्शन अपना क्या आएगा, मतलब कि ए। तो मैंने तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दिया, इस तरीके से तुम्हारी डेंसिटी ऑफ स्टील होती है। आगे चलते हैं फटाफट से भाई। डैश इज द बिल्ट अप कवर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल एट एनी स्टोरी। मतलब किसी भी मंजिल के फर्श स्तर पर माप गया भवन का निर्माण कवर क्षेत्र है। बताओ भाई, बड़ा इजी है ये, तुम्हारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग से उठी आया क्वेश्चन। अब तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में क्या होता है ये। बताओ भाई समझदार इंसानों, इसमें क्या होना चाहिए बताओ। मतलब कि देखो यार, इतने सिंपल क्वेश्चन है कि वो बिल्ट अप एरिया जहां तुम वो कवर्ड कर लेते हो, बिल्डिंग मेजर्स मतलब फ्लोर लेवल पे,
मतलब फ्लोर लेवल पे कहाँ प्लिंथ बीम खत्म हो जाती है, तो मतलब वो कौन सा एरिया होता है, प्लिंथ एरिया होता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, प्लिंथ एरिया इज बिल्ट अप कवर एरिया। प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन ये है, तो हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे कि प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर एरिया एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग कोर्टयार्ड ओपन बालकनी। बालकनी हट जाती है प्लिंथ एरिया में से, कोर्टयार्ड मतलब ओपन एरियाज होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। फ्लोर एरिया, वो फ्लोर एरिया क्या होता है, तुमसे कल को फ्लोर एरिया पूछ ले, मतलब हम फ्लोर एरिया का मतलब होता है जहां तुम अपना कारपेट बिछा सकते हो, आप ये मान लेना अंदाजा, मतलब कि कहा दीवारों पे तो नहीं बिछा सकते। तो प्लिंथ एरिया में से जब हम वॉल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा फ्लोर एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, तुम्हारा द डिजाइन पीरियड फॉर रिकमेंडेड फॉर जीओआई फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्वोयर एंड डैम। देखो ये क्वेश्चन भी पूछे जाया करते भाई पहले कि तुम्हारे रिजर्वोयर और डैम के जो है उनका डिजाइन पीरियड कितना होता है, और अभी भी आ सकते हैं, ये सब मैं तुम्हें इन्वायरमेंट की क्लास में करवाऊंगा। तो इसके अंदर तुम्हारा डिजाइन पीरियड पूछा हुआ जो 30 ईयर्स होता है। वेरियस चीजों के लिए अलग अलग होते हैं, आप देखोगे जब सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर ध्यान से, और कुछ मैंने यहाँ लिख दिया। ट्रीटमेंट यूनिट अगर कोई बन रही है तो उसके अंदर 15 साल होती है, और वैसे अगर डिजाइन पीरियड की बात करेंगे रिजर्वोयर या डैम के लिए 30 ईयर के लिए बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। A beam is said to be dash if one end of the both end of the beam projected beyond the support। beyond मतलब सपोर्ट से भी बाहर निकल रही है बीम, ठीक है। इसमें पूछ रखा है यदि बीम का एक सिरा या दोनों सिरा संपर्दनों से बाहर निकल रहा है तो बताओ कौन सी बीम है। मतलब हमें पता है अगर बीम अगर सपोर्ट पे है दोनों तो सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, ठीक है। अगर उस सपोर्ट से ही बाहर निकल रही है तो बताओ कौन सी बीम होगी, कंटिन्यूअस बीम होगी या और हैंगिंग बीम होगी। तो ऑब्वियसली बात और हैंगिंग बीम हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जो सपोर्ट से बाहर निकले। मतलब कि आपकी ये अगर बीम है तो ये ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगी ये वाली, ठीक है। समझ में आ रहे हो। कैंटिलीवर बीम कौन सी आएगी, जब एक सपोर्ट है और ये एक ही साइड सपोर्ट है और उस सपोर्ट पे ये, तो ये कैंटिलीवर बीम है। सिंपली सपोर्टेड दोनों सपोर्ट में के बीच में बीम है, ठीक है। फिक्स्ड बीम जब तुम्हारी कति पैक्ड सपोर्ट है उसके बीच में बीम है, वो फिक्स्ड बीम हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएगा। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। आईआरसी किसका है भाई, किस में पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा था। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। इसके सारे कोड के मैंने वो बताए हुए हैं आपको, उसको रीड आउट कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाय। भाई देखो अंडर वाटर कंक्रीटिंग हमें करनी पड़ती है, जैसे डैम बना रहे हैं उसकी फाउंडेशन डाल रहे हैं, या कोई भी ब्रिज जो हम पानी के ऊपर से लेके जा रहे हैं उसकी फाउंडेशन या उसके पिलर बनाने के लिए हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जिसमें हमारी सीमेंट भी वाटर सेट वाली होनी चाहिए। हाइड्रोलिक सीमेंट यूज हम करते हैं जिसके अंदर वो पानी के अंदर सेट हो जाए जल्दी, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जल्दी होता है, मतलब फास्ट सेट होने वाली होती है, मतलब कम होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो हम ऐसी सीमेंट का यूज करते हैं, बट वो मेथड कौन सा है जिससे हम वो अंदर ले जाके सेट कर देते हैं। पहला मेथड है ट्रीमी मेथड। इसके अंदर हम पाइप होता है एक, ट्रीमी पाइप बोलते हैं उसे, और वो पाइप की मदद से हम क्या करते हैं, नीचे हमारा क्या छोड़ देते हैं, माड़ छोड़ देते हैं, ठीक है। माड़ का मतलब समझो कि हम इस तरीके से एक पाइप होता है और वो ऊपर अपना जो आरएमसी ट्रक होता है उससे हम जोड़ देते हैं, और इसे हम ट्रीमी पाइप बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से सीमेंट या कंक्रीट का पेस्ट हम छोड़ देते हैं अंडर वाटर। इसमें हम कोई भी वो कैसिन वगैरह नहीं बनाते, मतलब कि वो खाली एरिया। कैसिन का मतलब होता है हमने वहाँ कुएं की तरह खाली कर लिया, बीच में बंदे उतर जाते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पानी को रोक के, ठीक है। ये होगा प्री पैक्ड कंक्रीट। कंक्रीट प्री पैक्ड आई, अंदर जाके छोड़ दी और सेट कर दी। तो ये तीनों ही मेथड अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के हैं, तो ऑल ऑफ दीज। और मोस्टली केस में देखना आपका एग्जाम आएगा या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, एग्जाम्पल में से ऑल ऑफ दीज वाला आपका ज्यादा होता है। और कहीं भी अगर किसी भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो मोस्टली चांस 80% आपका ऑप्शन का आंसर वही होगा, ठीक है भाई। रेट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजोनटल। अब बताओ भाई रेट ऑफ राइज और फॉल क्या होता है रोड का। इसमें बोल रहा है सड़क सतह की लंबाई के साथ क्षैतिज के सापेक्ष चढ़ाई और उतराई की दर है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोल लेंगे बताओ भाई। मैंने तुम्हें अपने हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर कैम्बर से लेके ग्रेडियंट से लेके साइड डिस्टेंस फॉर्मेशन लेवल सब कुछ पढ़ा रखा है, तो तुम्हारी बुद्धि विवेक क्या कहता है इसका आंसर मेरे को क्या लगा के आना है बताओ भाई। याद रखना एक ही ऐसी चीज है जिसके अंदर हम राइज और फॉल दोनों की बात करते हैं, और डेफिनेशन भी तुम पढ़ोगे आईआरसी के अंदर। ग्रेडियंट क्या होता है, राइज और फॉल होता है, तो याद रखना ग्रेडियंट इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दोनों का नाम लिख दिया राइज और फॉल। और तुम अगर कोड में पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा इस तरीके से,
लिखा राइज और फॉल, ठीक है। तो याद रखना वो ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर ही हम राइज और फॉल देखते हैं। तो ग्रेडियंट इज अ राइज एंड फॉल रेट, और इसकी क्या वैल्यू थी, रूलिंग के अंदर 3.3% लेते हैं, ठीक है। वैसे लिमिटिंग 5%, एक्सेप्शनल 6.7, मेन ड्रेनेज के लिए 1 in 500। ये मैंने पूरी टेबल आपको कराई हुई है, टेबल को रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिसेंटली करवाई है मैंने आपको, याद रखो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म्ड एज, मतलब कि ऐसी कंक्रीट जिसका यूनिट वेट कम हो, वजन कम हो ऑर्डिनरी कंक्रीट से। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कंक्रीट होगी, लाइट वेट कंक्रीट होगी या एयर एंड ट्रेंड, दोनों में कंफ्यूज हो जाओ अब, ठीक है। दोनों में क्या हो जाओ कंफ्यूज। एक चीज याद रखना, अपना पेपर बेसिक्स आएगा, इजी से आएगा, तुम घना सोचोगे, घना कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बारी में आया था लाइट वेट कंक्रीट, तो वही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा लाइट वेट कंक्रीट। अब तुम जो ज्यादा पड़ जाता है ना, एयर एंट्रेंट कंक्रीट भी होती है, तो वो नहीं सोचता यार हल्की तो ये भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एयर एंटर हो जाती है तो हल्की हो जाती है वो। भाई तुम गलत हो, या तो ये क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना सिविल में, वो इतना बड़ा ज्ञान है कि हम पूरा तो कभी पढ़ ही नहीं पाते, वो हम अधूरा सा पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हम ज्ञान नहीं बनेंगे। तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, मैं इस पर ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। बट एयर एंट्रेंट का काम ही मेन होता है कि भाई तुम्हारा आइसोलेशन देना साउंड और हीट से, ठीक है। तो वो पर्पज याद रखना, कोई भी चीज पूछ रहे हैं तो उसका पर्पस भी ध्यान में रखना, ठीक है। लाइट वेट पूछ रहा है तो वो वेट से ही कंपेरिजन कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी एयर एंड ट्रेंड की आइसोलेशन से है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते द रेशो ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स टू द डैश इज टर्म एज टफनेस। बताओ भाई, ये अपने सोयल का है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, और बड़ा यूं लगाओ अच्छा है। सोयल इंजीनियरिंग भाई देखो मेरी तो फेवरेट है और बहुत बढ़िया है। शुरू शुरू के चैप्टर में ही मेरे ख्याल से आप देखोगे 25 से 30 है इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस, और आप उनमें से ही आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। देखो प्लास्टिक इंडेक्स का, ये अपना टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला है, आई टी इज इक्वल टू में IP/IF। अगर तुम इसको इस तरीके से याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि भाई IT इज इक्वल टू में IP/IF। IF क्या होता है, फ्लो इंडेक्स, I का मतलब इंडेक्स है सारे, तो टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू में प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड बाय में फ्लो इंडेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। और तुम इसमें भी पढ़ोगे तुम्हें पता लग जाएगा। आगे चलते हैं भाई, गिव द फुल फॉर्म ऑफ HSFG। HSFG की बताओ भाई, ये अपने स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, याद रखना ऑप्शन नंबर A हो गया। और ऑप्शन तुम पढ़ोगे कंफ्यूजन हो सकती है, बट याद रखना हम अपने जो बोल्ट डिजाइन करते हैं शियर वगैरह टेंशन सब में करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी फुल फॉर्म में शियर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। अच्छा मैं तुमसे पूछ लूँ, कई बार पूछ लेते हैं HSFG फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में उसकी स्ट्रेंथ कौन सी होती है, ठीक है। क्या वो इतने मजबूत स्टील से बना होता है कि उस पर लटक जाओ तुम और जब भी ना टूटे, क्या उसकी पावर वहीं से है, नहीं, उसकी पावर है उसके फ्रिक्शन से। वो दोनों स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को इतनी आराम से पास से इतनी बढ़िया तरीके से आपस में चिपका देता है कि उनकी चिपकने की क्षमता उसकी स्ट्रेंथ बनती है, ना कि उस बोल्ट की शक्ति, ठीक है। जब इसको बोला जाता है फ्रिक्शन ग्रिप, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप कर लेते हैं आपस में, मतलब वो ऐसे मूवमेंट कर ही नहीं पाते, शियर तो होता ही नहीं, बहुत कम होता है, तो उसे बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। भाई इन द बोल्टेड जॉइंट पिच शैल नॉट बी लेस देन, ये तुम्हारे डिजाइन क्राइटेरिया है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, तो ये हम देखेंगे थोड़ा सा अपने कोर्स के अंदर भी। बट अभी आप इसका क्वेश्चन देखो क्या होएगा, बताओ इसका। इसमें अपना जो कोडल प्रोविजन है वो IS 800 क्या कहता है, देखो IS 800 अपना डिजाइन ऑफ स्टील का कोड है, ठीक है। उसके अंदर आपको इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि भाई अपनी जो पिच है वो 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2.5D, ठीक है। तो पिच अपनी हो जाएगी P पिच इज इक्वल टू में 2.5D, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5D हो जाएगी इसकी, 2.5D। आगे चलते हैं, द इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील कंक्रीट में बी टेकन अप्रोक्सीमेटली फॉर द बीम। बताओ यहाँ पे तुम्हें डिजाइन क्राइटेरिया पूछ रहा है कि भाई एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन नहीं है तुम्हारे पास, अब बता दो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए बीम के अंदर अप्रोक्सीमेटली, है भाई 1 से 2%, कोडल प्रोविजन है 1 से 2% तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्टील होना चाहिए बीम के अंदर, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में ही होना चाहिए जो हमारा कोडल प्रोविजन है। आप देखोगे फॉर अ प्रीलिमिनरी डिजाइन हम मान लेते हैं कि 1 से 2% टिपिकली बीम के अंदर
तुम्हारे मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, जो बीम के अंदर मूवमेंट आती है उसको रजिस्ट करने के लिए 1 से 2% तो स्टील चाहिए रहेगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो इस तरह के ना तुम्हें कई डाटा जो होते हैं अपने सिविल में गढ़े हैं। ठीक है, कोडल प्रोविजन बहुत ज्यादा है, डायमीटर ऑफ स्टील हो गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्टील बार्स हो गया, स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, कई चीजें हैं आरसीसी के अंदर जो मैंने आपकी उसके अंदर करवाई हुई है, आरसीसी क्लास देखोगे तो। आगे चलते हैं, विच डाटा इज आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर अ वर्क। हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए होता है? एक तो प्लान चाहिए ड्राइंग का, सेक्शन चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, रेट चाहिए उस टाइम के, तो ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर ऑल आइटम ऑफ वर्क इज मेंटेन इन अ प्रिंटेड बुक। वो कौन सी बुक होती है जिसके अंदर हम सारे रेट वगैरह लिख के रखते हैं मटेरियल के? भाई वो कौन सी बुक होती है बताओ? वो कौन सी बुक होती है? शेड्यूल ऑफ रेट बुक। ठीक है, ये हमें, तुम जेई बन जाओगे कल को तो शेड्यूल ऑफ रेट से ही हम देखते भाई रेट वेट क्या चल रहा है उस जगह का, और फिर वहां अपनी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, शेड्यूल ऑफ रेट्स। नाम भी पहले भी लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल ईजी था। आगे चलते हैं, द विच रेंज ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड इन 180 to 210 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब कि ऐसी कौन सी, मतलब कितनी डिमांड होनी चाहिए, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन की रेंज है अगर तुम्हारी डिमांड 180 से लेकर 210 लीटर है पर डे, एक आदमी पे 180 लीटर है, ऐसी कौन सी रेंज है? ये टेबल है पूरी आपकी इन्वायरमेंट की, इसमें इसके अंदर आ जाएगा भाई तुम्हारा 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में हमारी अगर पर कैपिटा इतनी पॉपुलेशन है तो हमारा इतना पानी यूज होएगा। ये चीज याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अगर भाई CPHED सेंट्रल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उससे हमारी ये निर्धारित की हुई है, अगर तुम्हारी पॉपुलेशन 2 से 5 लाख के बीच में है तो तुम्हें इतना पानी देना पड़ेगा। ठीक है, 180 से लेकर 210 लीटर LPCD। ठीक है, आगे चलो, डमी एक्टिविटी। देखो ये पार्ट CPM का पार्ट है, और ये देखो कितनी बढ़िया बात है, अपने हरियाणा में इस उस वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया जहां से कभी किसी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवन सेंटर के एग्जाम में भी। बट ऐसे एग्जाम्स आपको गेट और ES के एग्जाम्स में ऐसे ये वाला क्वेश्चन वहीं का ही उठाया हुआ है। तो आप देखना, पहले तो देखो सिलेबस थोड़ा फिक्स नहीं होता था, आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी आप इसको देखो, डमी एक्टिविटी। हम पार्ट्स और CPM नाम के 2 सब्जेक्ट अपने सिविल में, बीटेक वालों को पता होगा, उसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि भाई हमारे काम करने की क्षमता किस हिसाब से और कितनी जल्दी हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम उसके अंदर वो एनालिसिस करते हैं। वो कैसे करते हैं? उसके अंदर कई एक्टिविटी मान लेते हैं, जैसे डमी हो गया, ठीक है, इवेंट्स मान लेते हैं, कई चीजें होती है। तो इसमें पूछ रहे हैं डमी एक्टिविटी क्या चीज होती है? वो एक तो कोई रिक्वायर्ड सोर्स नहीं है, दूसरा वो बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा भाई इसको टाइम नहीं लगता। याद रखना है, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी यहां भी लागू होती है। मतलब कि डमी एक्टिविटी में कोई टाइम नहीं लगता, वो हम अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं एक डमी एक्टिविटी, भाई यहां कल को कोई जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, इम्पोज लोड इज आल्सो नोन एज। इम्पोज लोड होता है, देखो एक तो डेड लोड होता है स्ट्रक्चर पे, एक लाइव लोड होता है, लाइव लोड को ही इम्पोज लोड बोलते हैं, पहली बात। दूसरा स्नो लोड भी होता है, विंड लोड भी होता है। ठीक है, ये इम्पोज लोड याद रखना है, लाइव लोड को ही बोलते हैं। कोई घना खास क्वेश्चन नहीं था। इन अ बार चार्ट मेथड द एक्टिविटी इज इंडिकेटेड अलोंग। बताओ, जो बार चार्ट होता है, तुमने बार चार्ट देखा है? उस बार चार्ट के अंदर पूछ रहा है एक्टिविटी, मतलब ये पार्ट CPM वाला सब्जेक्ट है उसी का पार्ट है, उसमें हम बार चार्ट भी बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है भाई बार चार्ट के अंदर तुम्हारी एक्टिविटी कौन सी एक्सिस पे होती है? एक तो देखो ये होता है, अगर तुम्हारा ये एक्सिस है, एक तो Y एक्सिस हो गया, ये X एक्सिस हो गया। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कौन से एक्सिस पे तुम एक्टिविटी को दिखाते हो, इधर दिखाते हो या इधर दिखाते हो? ठीक है, इसमें पूछ रहा है किधर दिखाते हो, तो द ऑर्डिनेट, हम एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं ऑर्डिनेट्स पे। ये चीज याद रखना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, इन अ गैंट चार्ट। याद रखना, बार चार्ट का दूसरा नाम क्या है? गैंट चार्ट। ठीक है, एक्टिविटी अलोंग Y एक्सिस, Y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और X एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, ये लिखा हुआ हम किस में दिखाते हैं? एक्टिविटी Y एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है, X एक्सिस पे नहीं दिखाते, ये चीज याद रखना। आगे चलो, रबड़ इज एन एग्जांपल ऑफ। रबड़ बताओ क्या है? प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल है, ब्रिटल है, इलास्टिक है? बताओ भाई। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, बट तुम गलत हो, ये एक इलास्टिक मटेरियल है, मैंने तुम्हें समझाया हुआ है सोम के अंदर, तुम पढ़ोगे तो। आगे चलो,
ट्रिम्ड साइज 5/8, मतलब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ड्राफ्टमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताओ एक ट्रिम्ड साइज सीट का 584 mm इंटू में 841 mm इज ऑफ डैश साइज ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ये ट्रिम्ड साइज दिया हुआ है, तो ये इसका नाम क्या है, ये सीट का साइज बता रहा है, पूछ रहा है तुमसे भाई ये कौन सी सीट है। तो तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें सीट की पूरी टेबल याद कराई हुई है, तो A2 जो साइज सीट थी वो तुम्हारी कौन सी थी भाई, यही वाली थी जो 584 आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी, वो तुम्हारा सवाल है, वो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बाकी की सीट नंबर अगर तुम्हें याद करना है तो वो कैसे होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, देखो अगर तुम देखोगे A2 साइज ही हो गया, और ट्रिम्ड 2, ये ट्रिम्ड साइज हो गया A2 का, और भाई A1 जो साइज होता है इसी को तुम आगे लिख देते हो, ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा, इसका तुम आगे वाला इसके पीछे आ जाता है, और वैसे ही A3 A4 ऐसे ही करते हुए चले जाते हैं, इसका ये वाला A3 में मिलेगा तुम्हें पीछे, फिर उसका A3 का पीछे वाला A4 में लिखा मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारी सीट के साइज आपस में इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम आर शोन इन द, बताओ हमें लेंथ और विड्थ कौन से एलिवेशन में हमें पता, मतलब कौन सी उसमें पता लगती है प्लान में, तो बताओ सेक्शन में, प्लान में, या एलिवेशन में, किस चीज में पता लगता है, ठीक है। तो हमें प्लान के अंदर पता लगता है लेंथ और विड्थ। अगर तुम प्लान देखोगे, प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, मतलब आप टॉप से देख रहे हो। प्लान क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारी एक ड्राइंग तुमने बनाई और इसके अंदर यहाँ कमरे बना रखे हैं, ठीक है, ये बाथरूम्स बना दिए तुमने, यहाँ कुछ बना रखा है, यहाँ कुछ, तो तुम्हें इसकी लेंथ और विड्थ किस में पता लग रही है, प्लान में, तुम ऊपर से देख रहे हो। जब एलिवेशन मतलब टेढ़ा हो गया, सेक्शन का मतलब काट देना होता है, ठीक है, तो एलिवेशन में तो तुम्हें हाइट और लेंथ का पता लगेगा, ठीक है, मतलब कि अगर हम 3D में देखेंगे किसी भी कमरे को तो हाइट और लेंथ का हमें पता लग रहा है एलिवेशन के अंदर, ठीक है, सेक्शन काट दोगे तब भी हमें हाइट और लेंथ का पता लगेगा। तो हमें लेंथ और विड्थ का पता लगता है केवल अपना प्लान के अंदर। यहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, मैंने तुम्हें कहा था 80% केस के अंदर वो जब ही लगाना जब तुम्हें नहीं आता समझ में कुछ, ठीक है। विच टाइप ऑफ द जंक्शन इज नॉट यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी वाल, ऐसा कौन सा जंक्शन हम ब्रिक मशीनरी वाल के अंदर हम यूज नहीं करते, बताओ ब्रिक मशीनरी वाल के अंदर हम यूज नहीं करते। इंटरसेक्शन हमारा ब्रिक मशीनरी वाल के अंदर यूज नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, आपको विभिन्न प्रकार के JEE एग्जाम में, अदर स्टेट में भी देखने को मिलेगा कि इंटरसेक्शन आप ब्रिक मशीनरी वाल में यूज नहीं करते। ब्रिक में यूज होता है I सेक्शन, T सेक्शन, और इंटरसेक्शन यूज नहीं होता। इंटरसेक्शन नाम की कोई टर्म भी नहीं है ब्रिक मशीनरी में। क्लासिफिकेशन ऑफ द फैट लाइम, फैट लाइम का हम किस में कंसीडर करते हैं, क्लास A B C D, कौन से उसमें करते हैं कंसीडर, बताओ कौन से कंसीडर में करते हैं, क्लास सी के अंदर आता है, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका भी, कि हमारा फैट लाइम है, ठीक है, हम क्लास C में कंसीडर करते हैं इसका। देखो, और क्लास B में सेमी हाइड्रोलिक, और क्लास A के अंदर हाइड्रोलिक लाइम आता है, याद रखना, ठीक है। विच कंपोनेंट इज नोन एज बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन सा है भाई इसमें से, फ्लोर, फिनिशिंग वर्क, मतलब बेसिक कंपोनेंट। लिफ्ट भाई बहुत बेसिक है, ये तो होनी चाहिए, इसके बिना मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर नहीं होगा तो भाई मैं सो नहीं पाऊंगा। तो इसमें से सबसे बेसिक क्या है, बताओ भाई, तुम्हारी बुद्धि चल रही है, तुम्हारे पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। द टिम्बर विच इज रिजिनिशियस कैच फायर इजीली, ठीक है, मतलब ऐसा टिम्बर जो मतलब विच इज रिजिनिशियस कैच फायर इजीली, वो उस टिम्बर को हम क्या बोलेंगे जो आसानी से फायर पकड़ लेता है, बताओ आसानी से आग पकड़ ले, उस वो कौन सा टिम्बर है, नॉन रिफ्रैक्टरी। याद रखना, रिफ्रैक्टरी उसे बोलते हैं जो आपका फायर नहीं पकड़ता इजीली, फायर रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टरी, और नॉन फायर रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम कि भाई फायर पकड़ लेता है जल्दी, ठीक है, उसे हम नॉन रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो इसको देखो तुम ऐसे याद कर सकते हो, रेजिस्टेंस मतलब रिफ्रैक्टरी, नॉन रेजिस्टेंस मतलब नॉन रिफ्रैक्टरी। रेजिस्टेंस किससे, फायर से। आगे चलो। द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, मतलब कि SSD था तुम्हारा, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस था, वो किस पे डिपेंड होता है, वो किस पे डिपेंड था। देखो हमारा फॉर्मूला देखोगे, VT प्लस में V²/2GF, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे, टाइम पे, हैं, फ्रिक्शन पे, ग्रेविटी पे, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस पे देखो कौन सा, स्पीड ऑफ व्हीकल, बिल्कुल, टाइप ऑफ व्हीकल, ट्रक है, सेंट्रो है, क्रेटा है, स्कॉर्पियो है, इस पे भी डिपेंड करता होगा। रोड कैसा है, बढ़िया है, चिकना है, इस पे भी डिपेंड होगा शायद,
ट्रेन कैटेगरी पे होगा, नहीं भाई, इनमें से कोई सा नहीं है, इसमें से सिर्फ स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है जो हम वी यहाँ ले रहे हैं। याद रखना, कोई भी चीज के बारे में, रिलेशन के बारे में पूछे, हमेशा फॉर्मूला लिख दो उसका, फॉर्मूले से तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। प्रॉपर जियोमेट्रिक डिजाइन विल हेल्प इन इंक्रीज स्पीड ऑफ व्हीकल, कि अगर तुम अच्छे से डिजाइन कर दो कि अपना रोड राड, तो तुम्हारा व्हीकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ग्रेडियंट को तुम रिड्यूस कर देते हो, रिड्यूस द एक्सीडेंट, रिड्यूस द कैरेज वे। बताओ किस में मदद मिलती है? तो भाई तुम चाहते हो कि भाई व्हीकल नू भाजे दौड़ के, चाहते हैं बस सेकंड थर्ड नंबर पे, बट हम सबसे मेन काम होता है कि हमारा क्या हो, एक्सीडेंट दुर्घटना कम हो, इसलिए हम अच्छा ज्योमेट्रिक डिजाइन हम यूज करते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिपोर्टिंग फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए टेम्परेचर को कितना होना चाहिए? जब हम इसमें पूछ रहे हैं, जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा हम क्या रूम टेम्परेचर देखते हो, 27 डिग्री होता है, तो 27 डिग्री इसके अंदर हम टेम्परेचर ले लेंगे। ठीक है भाई, तो यहां से तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी हो गया, 27 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन था, इतने ही टेक्निकल क्वेश्चन तुम्हारे उस पेपर में आए थे, तो मैंने सारे करा दिए। ये सीरीज आपकी इसी तरीके से आपको मिलेगी, और आपको हम नेक्स्ट मतलब अपने है काफ़ी पेपर है हरियाणा के जो आपके PYQ में है, वो आपको ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और उसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे भाई किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे ट्राई करेंगे, और हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे जो आ सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सीरीज में बने रहो, आर पार की सीरीज है, अपने मौज लो। ठीक है, कोर्स वगैरह को ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं करा, और अच्छे से भाई अपने तैयारी को बेहतर बनाओ। राम राम सभी को।